हेलो डियर ऑल। आज हम बात करने वाले हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बाय डेफिनेशन दिस इज वेरी सिंपल। इट इज द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। नाउ दिस सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन क्या सभी मटेरियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं? और क्या सभी रेडिएशंस के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है? मेटल्स के केस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा अच्छे से और कम फ्रीक्वेंसी पे भी ऑब्जर्व कर लिया जाता है। लेकिन नॉन मेटल्स में अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत रहती है। अगर एक मटेरियल है जिसके ऊपर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की जाए तो कोई फोटोइलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाले हैं। लेकिन अगर उसी मटेरियल पे एक ऐसी लाइट इंसिडेंट की जाए जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, देन यू विल गेट फोटोइलेक्ट्रॉन्स। आपकी बुक्स में इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ ऐसे दिखता है, जिसमें एक इवैक्यूएटेड ट्यूब रहती है, एक कैथोड मटेरियल होता है, एक एनोड मटेरियल होता है। कैथोड और एनोड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। कैथोड एनोड के बीच की वोल्टेज मापने के लिए एक वोल्टमीटर रहता है और सर्किट में करंट को मापने के लिए एक एमीटर रहता है। और जब कैथोड के ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की जाती है, देन फोटोइलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट that obviously will go towards anode. As a result, सर्किट में एक करंट दौड़ता है जिसको फोटो करंट बोलते हैं। बट इज इट ऑल अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? आपकी किताब में 2 से 3 पन्नों में खत्म हो जाने वाला फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में 35-40 साल की एक डेवलपमेंट है, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स के एक नए अध्याय को जन्म दिया। यही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसके बाद वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात होनी स्टार्ट हुई। To understand the concept in a better way, let us look at its historical background. तो कहानी स्टार्ट होती है 1887 में। साइंटिस्ट का नाम है हेनरिक हर्ट्स। हर्ट्स वही व्यक्ति हैं जिनके ऑनर में फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्स रखे गए हैं, और हर्ट्स वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था। अपने एक एक्सपेरिमेंट में हर्ट्स के पास एक ट्रांसमीटर था और एक रिसीवर था। इस ट्रांसमीटर की इनपुट पे एक अल्टरनेटिंग करंट दिया जाता था और यहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती थी, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीवर पे रिसीव की जाती थी, एक स्पार्क प्रोड्यूस होती थी। क्या आपको जो स्पार्क नजर में आई? हर्ट्स को भी कम नजर में आई। टू सी द स्पार्क इन अ बेटर वे, हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट को डार्क में परफॉर्म किया, समथिंग लाइक दिस। नाउ ही कुड सी द स्पार्क इन अ बेटर वे। यहां पे हर्ट्स ने एक और इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की। अपरेटस को डार्क में रखने से स्पार्क की लेंथ थोड़ी कम हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि लाइट के होने से या ना होने से एक्सपेरिमेंट की आउटकम के ऊपर फर्क पड़ रहा था। अगले स्टेप में हर्ट्स ने रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में एक ग्लास की प्लेट रख दी। इससे हुआ ये कि स्पार्क लेंथ और डिक्रीज हो गई। हर्ट्स जानते थे कि ग्लास एब्जॉर्ब्स यूवी वेव्स, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस ग्लास प्लेट ने कुछ यूवी वेव्स को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसी की वजह से स्पार्क लेंथ थोड़ी कम हो गई। इसको और इंश्योर करने के लिए हर्ट्स ने इस ग्लास प्लेट को रिप्लेस कर दिया क्वार्ट्ज की प्लेट के साथ, और टू हिज सरप्राइज दिस टाइम स्पार्क लेंथ रिमेन्ड अनअफेक्टेड। और हर्ट्स ये भी जानते थे कि क्वार्ट्ज डज नॉट एब्जॉर्ब यूवी वेव्स। तो जहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स और यूवी वेव्स आर अफेक्टिंग द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फ्रॉम हियर वी गेट द वेरी फर्स्ट पजल पीस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ट्ज के एक सहायक थे, विलहेल्म हालवाक्स। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि अगर एक नेगेटिवली चार्ज्ड फ्रेशली क्लीन जिंक प्लेट के ऊपर यूवी वेव्स इंसिडेंट की जाती हैं तो वो न्यूट्रल हो जाती है। इसका मतलब उससे कुछ नेगेटिव चीज बाहर जा रही है। इसको और इंश्योर करने के लिए उन्होंने न्यूट्रल जिंक प्लेट के ऊपर यूवी वेव्स इंसिडेंट की, एंड नाउ एज एन आउटकम दैट न्यूट्रल प्लेट बिकेम पॉजिटिवली चार्ज्ड। आज के टाइम पे आपको पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग एट दैट टाइम। अब देखिए 1888 की बात है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1897 में। तो तब के एक्सपेरिमेंटलिस्ट इन एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम की एक्सप्लेनेशन के बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं थे।
जब उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट के ऊपर फर्दर यूवी बेस इंसिडेंट की, देन ही ऑब्जर्व दैट इट बिकेम मोर पॉजिटिव. That means one thing is clear. Incidence of UV light on metals results in ejecting out negatively charged particles. ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पजल का दूसरा पीस है. हालवाक्स के बाद बारी आई रशियन साइंटिस्ट स्टोल्टोव की. उन्होंने 1888 से लेकर 1891 तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और गहराई से देखने की कोशिश की. उनकी बेस्ट ऑब्जर्वेशन ये रही कि लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा था. दैट मींस फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. अगर फोटो करंट को इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अगेंस्ट ड्रॉ किया जाए, देन ग्राफ वुड लुक लाइक दिस. दैट इज अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसके बाद बारी आती है फिलिप लिनार्ड की, जर्मन फिजिसिस्ट. इनके एक्सपेरिमेंट्स में और इनसे पहले के एक्सपेरिमेंट्स में एक डिफरेंस है. पहले के एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले के हैं और फिलिप लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद के हैं. 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज कर दी थी. जे थॉमसन भी कैथोड रेस के ऊपर काम करते थे. फिलिप लिनार्ड भी कैथोड रेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. कैथोड रेस के ऊपर इनके काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला. फिलिप लिनार्ड ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा कि जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे इजेक्टिंग आउट फोटोइलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है. दैट मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द वेवलेंथ बट नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. अगर इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा हो, फोटोइलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती थी. लेकिन अगर फिक्स्ड इंटेंसिटी पे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती थी तो फोटोइलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती थी. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. लिनार्ड अपने एक्सपेरिमेंट में ये तो देख पाए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से फोटोइलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं दे पाए. तो ये पहले अब तक के हुए एक्सपेरिमेंट के बारे में ब्रीफ कर लेते हैं. एक मटेरियल है, उसके ऊपर कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाए, देन देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन. अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा भी दी जाए, इवन देन देयर विल बी नो इजेक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स. क्लासिकल थ्योरीज के हिसाब से अगर लो फ्रीक्वेंसी की लेकिन हाई इंटेंस वेव भी डाली जाए, इवन देन इट कुड हैव इजेक्टेड आउट सम फोटोइलेक्ट्रॉन्स. क्लासिकल थ्योरीज के हिसाब से एटम उस एनर्जी को गैदर करता रहेगा एंड ओवर द टाइम जब सफिशिएंट एनर्जी उस मटेरियल को मिल चुकी है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाना चाहिए था. लेकिन दिस वाज नॉट हैपनिंग एंड रादर अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की बहुत मध्यम इंटेंसिटी की लाइट भी उस मटेरियल के ऊपर डाली जाती थी, देन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते थे. अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी जाए, देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, देन फोटो करंट वाज इंक्रीजिंग. So this was the experimental data available with the people, available with the scientists at that time. इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन आगे आए. 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर उनका एक बहुत जबरदस्त रिसर्च आर्टिकल आया. उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ अजम्पशंस रखी. पहली अजम्पशन, रेडिएशन इज मेड अप ऑफ लाइट क्वांटा. यहां पे मैं बता दूं कि आपकी किताबों में फोटोन की बात होती है, लेकिन आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में फोटोन शब्द का जिक्र नहीं किया था. इसके बारे में आगे बात होगी, फोटोन कहां से आया. आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में लाइट क्वांटम शब्द का यूज किया. अगली अजम्पशन, रेडिएशन के हर एक क्वांटम की एनर्जी क्वांटाइज्ड है. इफ यू मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्वांटम विद अ कांस्टेंट, यू विल गेट द एनर्जी ऑफ दैट क्वांटम. अभी आपको पता है उस कांस्टेंट का नाम प्लैंक्स कांस्टेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंगली आइंस्टीन ने प्लैंक्स कांस्टेंट की बात नहीं की थी. प्लैंक कांस्टेंट कहां से आया, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे. अगली एजम्पशन में आइंस्टीन ने माना कि एक लाइट क्वांटम किसी एक इलेक्ट्रॉन को हिट करके उसको बाहर निकालेगा. एक लाइट क्वांटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा. तो इसके हिसाब से जितने ज्यादा लाइट क्वांटम होंगे, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. तो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स की इस पिक्चर को आइंस्टीन कुछ ऐसे देखते थे.
क्योंकि ज्यादा इंटेंस लाइट में ज्यादा लाइट क्वांटा होंगे और जितने ज्यादा लाइट क्वांटा होंगे उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटो करंट। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि फिलिप लिनार्ड एक मैथमेटिकल रिलेशन नहीं दे पाए बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स। आइंस्टीन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी आर रिलेटेड विद अ लीनियर इक्वेशन लाइक दिस। Kinetic energy of the electron will be equal to energy of the photon minus a work function. A work function which is property of a particular material. इलेक्ट्रॉन को मेटल के बल्क से सरफेस तक आने में और वहां से इजेक्ट आउट होने में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी दो हिस्सों में बांटी जाएगी, दो हिस्सों में यूटिलाइज होगी। नंबर वन, उस इलेक्ट्रॉन को मेटल के बल्क से उसके सरफेस तक लाने में एक हिस्सा यूटिलाइज होगा जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। Kinetic energy is represented by half mv square. Energy of the photon is given by h nu, where h is Planck's constant that you right now know. ओरिजिनल वर्क में उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट का जिक्र नहीं किया था, जैसे मैंने पहले बताया। वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, और इस फाई को आप एच न्यू नॉट भी लिखते हैं, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टीन के हिसाब से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की पिक्चर कुछ ऐसी थी। इंसिडेंट रेडिएशन में बहुत ज्यादा लाइट क्वांटा होंगे, हर एक लाइट क्वांटा एक एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करता जाएगा। हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, कोलिजन होगी और इसी कोलिजन के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी उसको हेल्प करेगी मटेरियल के बल्क से सरफेस तक आने में और इजेक्ट आउट होने में, और एक्स्ट्रा एनर्जी यूटिलाइज होगी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। बट दिस कन्वर्शन ऑफ एनर्जी इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन्स इज अ पार्टिकल लाइक बिहेवियर। तो आइंस्टीन की एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं लाइट के पार्टिकल नेचर की तरफ इशारा कर रही थी। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय रेडिएशन को एज अ प्योर वेव कंसीडर किया जाता था, और अभी अचानक से कोई आएगा और कहेगा लाइट हैज सम डुअल नेचर, तो इस बात को हजम करना इजी नहीं है। आइंस्टीन के इस आइडिया को भी बहुत अच्छी रिसीविंग नहीं मिली। अमेरिका के फिजिसिस्ट थे रॉबर्ट मिलिकन, जो आइंस्टीन की इस एक्सप्लेनेशन से बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे। उनके हिसाब से वेव कंटिन्यूस ही है, वेव की एनर्जी कंटिन्यूस ही है। इट इज नॉट क्वांटाइज्ड लाइक आइंस्टीन वाज सेइंग। तो आइंस्टीन की थ्योरी को फेल करने के लिए, उसको डिसप्रूव करने के लिए मिलिकन ने 1912 से 1916 तक बहुत एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने पाया कि आइंस्टीन की इक्वेशंस उनके एक्सपेरिमेंटल डाटा को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रही थी। तो अल्टीमेटली मिलिकन ने माना कि आइंस्टीन की इक्वेशंस और उनकी प्रेडिक्शन तो सही हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन से मिलिकन अभी भी सहमत नहीं थे। बट एनी हाउ अल्टीमेटली आइंस्टीन की इक्वेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया दैट इट इज परफेक्टली सेटिस्फाइंग द एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्जर्व्ड बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंटलिस्ट। तो इसी वजह से जून 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला। जिस टाइम पे जो वीडियो शूट हो रही है जून 2021 चल रहा है, तो दैट मींस आइंस्टीन के नोबेल प्राइज के 100 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी आइंस्टीन की थ्योरी को साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी तक की स्टोरी में हम कह सकते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी में 3 करेक्टर अभी और आने बाकी हैं। उनमें से पहला करेक्टर है आर्थर कॉम्पटन। 1920 से लेकर 1923 तक किसी खास एक्सपेरिमेंट्स में आर्थर कॉम्पटन बिजी थे। कॉम्पटन एक्सरेज और एल्यूमिनियम मेटल की इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे थे। एक्सरेज का एल्यूमिनियम के लिए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जितना आना चाहिए था उससे काफी कम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो पा रहा था। आर्थर कॉम्पटन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज पे काम किया। कॉम्पटन ने देखा कि एल्यूमिनियम मेटल पे पड़ने के बाद एक्सरेज डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो रही थी, और डिपेंडिंग अपॉन एंगल ऑफ स्कैटरिंग एक्सरेज की वेवलेंथ में एक शिफ्ट आ रहा था, एक चेंज आ रहा था। इसको उन्होंने कॉम्पटन शिफ्ट बोला। इसको एक्सप्लेन करने की थ्योरीज में एक थ्योरी कॉम्पटन ने ये दी कि एक्सरेज
are colliding with the electrons like billiard balls are colliding with each other, and in this whole process energy and momentum is totally conserved. नील्स बोर जिनको रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला था वो इस एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल सहमत नहीं थे। जो काम मिलीकन ने आइंस्टीन के लिए किया वही काम नील्स बोर ने कॉम्पटन के लिए किया। कॉम्पटन को डिसप्रूव करने के लिए उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के बाद वे भी इसी रिजल्ट पे निकले दैट कॉम्पटन वाज करेक्ट। अब इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ क्या रिलेशन है? कॉम्पटन डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व किया जिसको वो तभी एक्सप्लेन कर पा रहे थे अगर लाइट को, रेडिएशन को वो लाइट क्वांटा की फॉर्म में कंसीडर करें, जैसे कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किया था। अभी तक लार्ज पार्ट ऑफ एविडेंस ये शो करता था कि लाइट इज अ वेव, radiation is a wave, but now new phenomena were observed where light was showing its dual nature. कॉम्पटन की थ्योरी की सक्सेस के बाद लोगों ने अब जाकर के आइंस्टीन की थ्योरी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमारी स्टोरी में एक और नाम भी है, गिलबर्ट एंड लुइस। लुइस का नाम आपने सुना होगा जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपने लुइस का नाम सुना होगा। जब आप एसिड और बेसिस पढ़ते हैं तब भी आपने लुइस साहब का नाम सुना होगा। लुइस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, वो अपना केमिस्ट्री का काम ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक थ्योरी में रेडिएशन के क्वांटा को फोटॉन्स का नाम दिया। इसके बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज में रेडिएशन के क्वांटम के लिए फोटोन शब्द यूज करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा था कि फोटोन शब्द आइंस्टीन ने नहीं यूज किया था, बाद में था। This is that puzzle. This was that point where photon came into picture. तो 1925 के बाद कॉम्पटन की थ्योरी की सक्सेस के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी ने आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन को भी वैलिड मानना स्टार्ट कर दिया। तो 1887 से हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती हुई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टोरी 1925 के बाद अपने अंजाम पे पहुंची। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपकी बुक्स में सिर्फ 2 या 3 पन्नों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में 35-40 साल की एक डेवलपमेंट है। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन हमारी आज की वेव पार्टिकल डुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग का बहुत हद तक बेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें सिर्फ यही नहीं पता चलता है कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि कैसे केयरफुली एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कैसे उन सारे एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम को एक साथ रख के एक नई थ्योरी की डेवलपमेंट होती है, और कैसे अगर हम किसी एक साइंटिस्ट से सहमत नहीं हैं तब भी एक अच्छा साइंटिस्ट अपने रिजल्ट्स को ईमानदारी से लोगों के आगे रिप्रेजेंट करता है। जितना मैंने सर्च किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ एक्सप्लेन बहुत कम वीडियोस में किया गया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट्स लगे हैं। अगर एक लाइक कर देंगे, आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा हौसला बढ़ जाएगा, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में और भी ज्यादा अच्छे से मेहनत करके सही जानकारी आप तक लेके आ पाए। फिजिक्स के किस टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस इंजीनियरिंग फिजिक्स की सीरीज के बाद हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। मैं हूं डॉक्टर सतविंदर सिंह दानेवालिया, आप देख रहे थे डॉक्टर डिटेल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।